कभी सोचा है कि कोई एक छोटा सा सवाल, एक प्रूवन फैक्ट, एक सिद्ध तथ्य कैसे बन जाता है? आज हम बस इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, रिसर्च यानी शोध की दुनिया में। तो सवाल ये है कि ये सफर आखिर तय होता कैसे है? कैसे एक मामूली सी जिज्ञासा एक भरोसेमंद ज्ञान में बदल जाती है? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। देखिए, हर बड़ी खोज की शुरुआत ना एक छोटे से सवाल से ही होती है। ये जानने की इच्छा कि कोई चीज़ काम कैसे करती है या फिर क्या दो चीज़ों के बीच कोई कनेक्शन है। तो चलिए ज़रा गौर करते हैं कि रिसर्चर्स भरोसेमंद जवाबों तक पहुंचने के लिए आखिर कौन सा रास्ता अपनाते हैं। अब कोई भी रिसर्चर अपनी यात्रा शुरू करे, उससे पहले उसे सच और असलियत को लेकर अपना एक नज़रिया तय करना होता है। ये एक बहुत ही बुनियादी कदम है जो आगे की पूरी प्रक्रिया को एक शक्ल देता है। तो इसे समझने के लिए दो मेन फिलॉसफीज हैं। एक तरफ है पॉजिटिविज्म, जो कहता है कि हम फैक्ट्स को सीधे माप कर बिल्कुल 100% सच जान सकते हैं, जैसा कि प्योर साइंस में होता है। दूसरी ओर है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये थोड़ा रियलिस्टिक है। ये मानता है कि हाँ, सच्चाई तो है, लेकिन हमारी समझ हमेशा थोड़ी अधूरी या हमारे अपने नजरिए से प्रभावित हो सकती है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। पॉजिटिविस्ट रिसर्चर जो होते हैं ना, वो एक लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट की तरह हैं, सब कुछ कंट्रोल में और जिसे मापा जा सके। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्चर ये समझते हैं कि असल दुनिया एक लैब जितनी साफ सुथरी नहीं होती, इसलिए वो नंबर्स के साथ साथ लोगों के एक्सपीरियंस और उनके विचारों को भी शामिल करते हैं। तो एक बार फिलॉसफी चुन ली तो अब प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आने का टाइम है। यहाँ पर रिसर्चर अपनी खोज के लिए एक बिल्कुल सटीक, टेस्ट करने लायक प्लान या कहें कि ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अब यहाँ से चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। रिसर्च की शुरुआत पता है कैसे होती है? हमेशा एक नेगेटिव स्टेटमेंट से। इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहते हैं ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक निर्दोष। तो रिसर्च भी यही मानकर चलता है कि कोई असर नहीं है, और रिसर्चर का काम बस इसी बात को गलत साबित करना। और नल हाइपोथेसिस के ठीक सामने खड़ी होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। असल में यही वो चीज है जिसे रिसर्चर सच मानता है और जिसके लिए वो सबूत खोजना चाहता है। ये उसकी असली थियरी है। अच्छा, किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सीधी भाषा में ये वो चीज है जिसे रिसर्चर जानबूझकर बदलता है, ये देखने के लिए कि इसका क्या असर होता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट का कारण है। और फिर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो नतीजा है जिसे मापा जा रहा है। इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करती है। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट का प्रभाव। और ये उदाहरण एकदम सटीक तरीके से दिखाता है कि ये सब साथ में काम कैसे करते हैं। यहाँ पर जो नई टीचिंग मेथड है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो चीज़ जिसे बदला जा रहा है, और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वो चीज़ जिसे मापा जा रहा है। हाइपोथेसिस यही होगी कि इस नई तरीके का परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। रिसर्च का सफर ना कोई सीधा रास्ता नहीं है। हर रिसर्चर को इस बात का सामना करना पड़ता है कि उसके नतीजे गलत भी हो सकते हैं। और सच कहूं तो इस सफर का ये सबसे ज्यादा जोखिम भरा हिस्सा है। डेटा कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता, सही है ना? हमेशा एक चांस होता है कि जो नतीजे दिख रहे हैं वो सिर्फ एक इत्तेफाक हो, या फिर जो असली असर है वो पकड़ में ही ना आए। तो क्या होता है जब टेस्ट गलत हो जाता है? पहली गलती है टाइप 1 एरर, जिसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि रिसर्चर को एक ऐसा असर दिखा जो असल में वहां था ही नहीं। मतलब उसने एक ऐसे कनेक्शन का ऐलान कर दिया जो सिर्फ एक इत्तेफाक था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक मेडिकल टेस्ट। सोचिए, किसी को बताया जाए कि उसे कोई बीमारी है जबकि वो इंसान बिल्कुल ठीक है। ये एक क्लासिक फॉल्स पॉजिटिव है, और जाहिर है इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। दूसरी गलती है टाइप 2 एरर या फॉल्स नेगेटिव। ये तब होता है जब एक असली असर तो मौजूद है लेकिन टेस्ट उसे पकड़ नहीं पाता। यहाँ रिसर्चर एक जरूरी खोज करने से चूक जाता है। उसी मेडिकल उदाहरण पर वापस चलें तो ये उस सिचुएशन की तरह है जहां एक बीमार इंसान का टेस्ट नेगेटिव आ जाए। ये एक फॉल्स नेगेटिव है, और ये भी उतना ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि बीमारी का इलाज ही शुरू नहीं हो पाएगा।
और ये टेबल ये पूरी कहानी को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। देखिए, किसी भी हाइपोथेसिस टेस्ट के सिर्फ 4 ही नतीजे हो सकते हैं, 2 सही फैसले और 2 तरह की गलतियां। जाहिर है, हर रिसर्चर की कोशिश होती है कि वो सही वाले बॉक्स में रहे, लेकिन उन्हें हमेशा हमेशा इन गलतियों का खतरा मानकर चलना ही पड़ता है। तो सवाल उठता है कि रिसर्चर्स इस रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। वो पहले से एक लिमिट तय करते हैं, जिसे अल्फा कहते हैं। आमतौर पर ये 0.05 या 5% होता है। इसका मतलब ये है कि वो 20 में से एक बार फॉल्स पॉजिटिव होने का जोखिम उठाने को तैयार हैं। तो ये सब तो हुई ट्रेडिशनल रिसर्च की बातें, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और इसने रिसर्च करने के तरीके में एक क्रांति ला दी है। आज के रिसर्चर्स के पास कमाल के डिजिटल टूल्स हैं। वो गूगल स्कॉलर पर मिनटों में जानकारी खोज सकते हैं, रिसर्च गेट पर दुनिया भर के साथियों से जुड़ सकते हैं और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जैसे खजानों से मुफ्त में सीख सकते हैं। इन टूल्स ने पूरी रिसर्च प्रोसेस को बदल कर रख दिया है और इसे सबके लिए आसान बना दिया है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो रिसर्च का सफ़र एक सवाल पूछने से शुरू होता है, फिर एक फिलॉसफी अपनाना, एक टेस्ट करने लायक प्लान बनाना, गलतियों के जोखिम को समझना और आखिर में एक ऐसे नतीजे पर पहुंचना जो हमारे ज्ञान को और आगे बढ़ाए। ये पूरी प्रक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे एक जिज्ञासा को सिस्टमैटिक तरीके से जांच करके भरोसेमंद ज्ञान में बदला जा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि रिसर्च कैसे काम करता है, बल्कि ये है कि वो अगला सवाल क्या होगा जो शायद दुनिया को बदल दे।